ये कहना आसान नहीं है, लेकिन अब एक आपराधिक मामला और एक दीवानी मामला दोनों ही इस आरोप के केंद्र में हैं कि एक आरबीज कर्मचारी ने जानबूझकर एक ग्राहक के खाने में थूका और उसे हर्पीज दे दिया। हम आपराधिक जांच और इस मुकदमे का विश्लेषण कर रहे हैं। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं? मैं जेसी वेबर हूं। लोग स्वनिर्मित सफलता की कहानियां पसंद करते हैं, पर जॉन मॉर्गन मानते हैं कि असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। महान जॉन मॉर्गन सभी के लिए अपनी नई किताब लाइफ इज लक में मॉर्गन एंड मॉर्गन के संस्थापक सफलता में किस्मत की भूमिका और जब अवसर सामने आए तो उसे पहचानने के बारे में खुलकर बात करते हैं। और वो बीज बस किस्मत वाला था। बचपन में अखबार बांटने से लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म बनाने तक मॉर्गन अपने जीवन बदलने वाले क्षण साझा करते हैं। ये एक कैसे करें किताब है जो जीवन, किस्मत और आखिरकार सफलता को पाने का तरीका बताती है। ये कोई और अरबपति की आत्मकथा नहीं है जो घिसे पिटे सलाहों से भरी हो। ये ईमानदार, साफ साफ और उन सबको से भरी हुई है जो अच्छी और बुरी किस्मत को कुछ बड़ा बनाने में मदद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसकी सराहना करें। अब लाइफ इज लक अमेज़न पर या forthepeople.com/lifeislluck पर खरीदें। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहूं। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला है। ये काफी घिनौना मामला है। अगर इन सब आरोपों में सच्चाई है, तो मेरा दिल वाकई में इस परिवार के लिए दुखी है, क्योंकि ऐसा मामला हर रोज सुनने को नहीं मिलता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह मामला बहुत कठिन है। लेकिन मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओक्लाहोमा के मैकर्टेन काउंटी में एक पूर्व आरबीज मैनेजर के खिलाफ आपराधिक आरोप और एक मुकदमा दोनों ही दर्ज हैं, जिन पर सिर्फ एक महिला के खाने में थूकने का ही नहीं, बल्कि उसे हर्पीज देने का भी आरोप है। दुर्भाग्यवश, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके साथ सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपराधिक मामले से शुरू करना चाहता हूं और फिर दीवानी मामले पर आऊंगा। तो मैं आपको अमांडा हेम हेंड्रिक्स के गिरफ्तारी वारंट के लिए संभावित कारण संबंधी शपथ पत्र से सीधे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उद्धरण: 1 अप्रैल 2026 को लगभग 16:30 बजे मैं, जेन मैन, ब्रोकन बो शहर का एक नियुक्त वर्दीधारी अधिकारी एक रिपोर्ट लेने गया, जिसमें एक आरबी के कर्मचारी द्वारा ग्राहक के खाने में थूकने का उल्लेख था। मैंने जेनिका चर्च से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि 28 मार्च 2026 को जेनिका आरबी के ड्राइव थ्रू में गई थीं और ऑर्डर दिया था। जेनिका ने 4 for 10 सैंडविच मील ऑर्डर किया था। मैं आरबी से वीडियो फुटेज के लिए संपर्क कर सका और मुझे बताया गया कि वीडियो की कॉपी प्राप्त करने के लिए मुझे सर्च वारंट की आवश्यकता होगी। 10 अप्रैल को मैंने सर्च वारंट दाखिल किया और 16 अप्रैल को उसे सर्व किया। मुझे 28 मार्च की रात 10 बजे से 11 बजे तक की फुटेज की कॉपी 16 अप्रैल को मिली। 52 मिनट और 57 सेकंड पर अमांडा स्लाइसर से मांस निकाल रही है। अमांडा के हाथ में मांस है और वह उसे गर्दन के स्तर तक उठाती है और अपना सिर नीचे झुकाती है, और आप देख सकते हैं कि उसके मुंह से लार निकलती है और सैंडविच में चली जाती है। अमांडा बाकी 3 सैंडविच बनाना जारी रखती है और ऑर्डर भेजती है। 17 अप्रैल को मैंने अमांडा से संपर्क किया और 18 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए अनुरोध किया, जिसे उसने ब्रोकन बो पुलिस विभाग में मिलने के लिए स्वीकार किया। 18 अप्रैल को अमांडा ने पुलिस विभाग को फोन कर बताया कि वो इंटरव्यू में साधन न होने के कारण नहीं आ सकती। अमांडा से बात में उसने कहा कि मेरे पास फुटेज है और वह मेरा समय बर्बाद नहीं करेगी। हाँ, उसने ऐसा किया था। अब चर्च का दावा है कि कथित थूकने से उन्हें हर्पीज हो गया। तो अब हेंड्रिक्स पर जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से जहर देने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जो मेरी समझ के अनुसार 5 साल तक की जेल की सजा दिला सकता है। ये पहले लगे शुरुआती आरोपों से अलग है, लेकिन मेरी कानूनी नजर में इस आपराधिक मामले में सबूत मजबूत हैं। जब तक बचाव पक्ष का वकील ये साबित नहीं कर देता कि तलाशी वारंट दोषपूर्ण था, वो झूठी जानकारी पर आधारित था, उसमें गलत बयानियां थीं, या अधिकारी के पास यह मानने का पर्याप्त आधार नहीं था कि कोई अपराध हुआ था, तब तक निगरानी फुटेज खारिज नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता और निगरानी फुटेज वैसी ही होती है जैसा बताया गया है, तो ये बहुत घातक है। मैंने खुद वह फुटेज नहीं देखी है। क्या आप वास्तव में थूकने की घटना देख रहे हैं? मेरा मतलब है, शायद इस विवरण के आधार पर। लेकिन साथ ही, अगर आपके पास ये कथित स्वीकारोक्ति है, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूं, तो वो भी समस्या पैदा करेगी।
मुझे नहीं पता कि बचाव पक्ष वकील यह कहेगा कि उसने खाने में थूका, लेकिन उसका इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था। कानून के अनुसार अपराध तय होता है। कोई इरादा नहीं था कथित रूप से हर्पीज देने का। और मान ले कि थूकने की घटना से चर्च को हर्पीज हुआ, तो ये एक दिलचस्प कड़ी है। मैं इस बारे में नागरिक मामले के हिस्से में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन ये वहां एक दिलचस्प मुद्दा बन जाता है ना? जानकारी। मेरा मतलब है, क्या उसे हर्पीज था? क्या उसने जानबूझकर हर्पीज होने के बावजूद खाने में थूका था? ये अहम है, क्योंकि आपको वह कड़ी चाहिए। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय अमांडा हेंड्रिक्स को रविवार को गिरफ्तार कर स्थानीय जेल में रखा गया। वो ऐसा क्यों करेंगी? चर्च ने कहा कि उनका और हेंड्रिक्स का पुराना रिश्ता है, लेकिन वो क्या था, ये साफ नहीं था। इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि चर्च ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। टू न्यूज। ओक्लाहोमा के मुताबिक चर्च ने कहा कि ऑर्डर में थोड़ा समय लग रहा था और उन्हें लगा कि रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण लोग नाराज हैं। टू न्यूज। ओक्लाहोमा के मुताबिक चर्च का कहना है कि हेंड्रिक्स चर्च के खाने में थूकने की डींग मार रहा था और ब्रोकन बो छोटा शहर होने के कारण चर्च की बेटी को भी ये बात पता चल गई। जेनिका चर्च ने कहा, मुझे आर्बीज पहले पसंद था, अब नहीं। यही समस्या है। उन्होंने उस रात वो सैंडविच अपने ससुर और दादी सास के साथ बांटे थे। उनकी सास ने कथित तौर पर कहा, मेरा बेटा मेरी टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था और उसने मुझसे एक किस मांगी, लेकिन अब वो नहीं ले सकता। तो आप समझ सकते हैं कि मैं गुस्से में हूं। मैं देख रही हूं कि ये मेरे पोते पोतियों, मेरे बेटे, मेरे पति पर क्या असर डाल रहा है। मैं अपने पति को किस नहीं करना चाहती। उन्होंने भी वो खाना खाया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई लक्षण नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बीमारी नहीं है। तो अब हमारे पास सिविल मुकदमा है। ये मुकदमा जेनिका चर्च और उनके परिवार, पति व बच्चों द्वारा दायर किया गया है। ये मुकदमा ब्रोकन बो के आरबीज, आरबी आर्क रेस्टोरेंट्स एलएलसी और फ्लिन रेस्टोरेंट ग्रुप एलपी के खिलाफ है, जिन्हें उस स्थानीय आरबीज का मालिक, नियंत्रक या संचालक माना गया है, और हेंड्रिक्स के खिलाफ भी। असल में आप बड़ी रकम के लिए इन संस्थाओं के पीछे जा रहे हैं। यही मुकदमे का मकसद है। मैं आपको शिकायत में दिए गए तथ्यों का बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और फिर हम उन दावों के बारे में बात करेंगे, उन कारणों के बारे में जिनके लिए वे मुकदमा कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार 28 मार्च 2026 को जेनिका ब्रोकन बो के स्थानीय आरबीज के ड्राइव थ्रू में गई थीं। वे अभी लंबी शिफ्ट में बारटेंडिंग कर रही थीं और काम खत्म किया था। वो खाना लेने गई थीं। शिकायत में बताया गया कि हेंड्रिक्स वहां कर्मचारी थीं और खाने की जिम्मेदार थीं। जैसा कि आप देखेंगे, इससे जिम्मेदारी कंपनी पर आती है। अगर कोई कर्मचारी काम के दौरान गलती करता है, तो कंपनी जिम्मेदार होती है। और शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि हेंड्रिक्स ने जानबूझकर और सोच समझकर खाने पर थूका। तो वे कह रहे हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। ये जानबूझकर, सोच समझकर किया गया काम है। इसके अलावा शिकायत में यह दावा किया गया है कि हेंड्रिक्स को पता था कि उन्हें हर्पीज है, HSV-1। कैसे? शिकायत में कहा गया है कि घटना के वक्त हेंड्रिक्स को हर्पीज था और उनके घाव दिख रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपने हर्पीज से खाना दूषित किया। शिकायत में उस निगरानी फुटेज का भी जिक्र है, जिसका मैंने पहले बताया था। लेकिन यहां बताया गया है कि खाने के तैयार होने और सौंपे जाने के बाद कथित तौर पर क्या हुआ। मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुनाता हूं। उद्धरण। वादी जेनिका चर्च ने ऑर्डर में से एक सैंडविच खाया जब वो पार्किंग लॉट से बाहर निकलीं। वादी जेनिका चर्च फिर घर चली गईं। जब वादी जेनिका चर्च घर पहुंची, तो उन्होंने आर्बीज के ऑर्डर से बचा हुआ खाना वादी स्टीफन डॉलर हाइट और उनकी मां के साथ साझा किया। वादी स्टीफन डॉलर हाइट ने दूषित ऑर्डर से खाना खाया। स्टीफन डॉलर हाइट की मां, जो हॉस्पिस देखभाल ले रही थीं, ने भी दूषित ऑर्डर से खाना खाया। खाना खाने वाले किसी भी वादी को यह जानकारी नहीं थी कि उसमें प्रतिवादी हेंड्रिक्स की HSV एक संक्रमित लार मिली हुई थी। खाना खाने वाले किसी भी वादी ने शारीरिक तरल या HSV एक संक्रमित लार से दूषित भोजन खाने के लिए सहमति नहीं दी थी। 28 मार्च 2026 से पहले वादी जेनिका चर्च को HSV-1 नहीं था। घटना से पहले वादी जेनिका चर्च कभी भी HSV-1 के लिए पॉजिटिव नहीं पाई गई थीं। घटना से पहले वादी जेनिका चर्च ने कभी HSV-1 के लक्षण जैसे कोल्ड सोर, घाव या ओरल हर्पीज नहीं देखे थे। घटना से पहले वादी जेनिका चर्च का HSV एक संक्रमण का कोई इतिहास नहीं था। इसमें कहा गया है, 28 मार्च 2026 को दूषित भोजन खाने के बाद
वादी जेनिका चर्च में HSV1 संक्रमण के लक्षण दिखे। वादी जेनिका चर्च को दूषित भोजन के सेवन के बाद अपने होंठ पर घाव या कोल्ड सोर हो गया। वादी जेनिका चर्च ने डॉक्टर हेरोन से चिकित्सकीय जांच और उपचार करवाया। वादी जेनिका चर्च का HSV1 के लिए परीक्षण किया गया। घटना के बाद वादी जेनिका चर्च का HSV1 के लिए परीक्षण सकारात्मक आया। HSV1 का निदान चिकित्सकीय परीक्षण से हुआ। वादी जेनिका चर्च ने इसके इलाज के लिए पैलेस ड्रग से दवा ली। संक्रमित भोजन से HSV1 होने के बाद से वादी जेनिका चर्च ने मौखिक हर्पीस के कई दस्तावेजीकृत प्रकोपों का अनुभव किया है। इन प्रकोपों में दर्दनाक घाव, कोल्ड सोर और HSV1 से जुड़े अन्य लक्षण शामिल रहे हैं। ये प्रकोप तनाव के कारण हुए हैं और कई बार हो चुके हैं। हर प्रकोप वादी जेनिका चर्च को शारीरिक दर्द, असुविधा और दिखाई देने वाले घाव देता है। HSV1 एक लाइलाज वायरस है जो वादी जेनिका चर्च के शरीर में उसकी पूरी जिंदगी रहेगा। यहां हमें कई बातें स्थापित करनी है। तो सबसे पहले ये स्थापित करता है या स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि दूषित भोजन और हर्पीज के बीच संबंध है। सही है, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील इस पर सवाल उठाएंगे। कैसे पता चलेगा कि हर्पीज किसी और चीज या व्यक्ति से नहीं हुआ? इसके लिए जेनिका की जिंदगी, उसकी जीवन शैली और मेडिकल हिस्ट्री जांची जाएगी। अगर वह निदान और इलाज की पुष्टि कर सकती है और यह दर्ज भी है, खासकर क्योंकि आपने शिकायत पढ़ी है जिसमें मेडिकल प्रोवाइडर्स के नाम, स्थान और पते हैं, तो यह केस का बड़ा हिस्सा होगा। इसे दर्ज करने के लिए ये एक बड़ा सबूत होगा। फिर भी उसे साबित करना होगा कि पहले उसे ये समस्या नहीं थी और इसका कोई और कारण नहीं है। लेकिन साथ ही मेरा मतलब है, हे भगवान, क्या इससे वो नुकसान साबित होता है जो सिविल मामलों में जरूरी होता है ना? मेरा मतलब है, आपको जो चीज साबित करनी होती है वो है आपका नुकसान क्या है, आपने क्या झेला, आपके साथ क्या किया गया। ये मुआवजे की गणना के लिए जरूरी है। क्या जूरी को ये मानना मुश्किल होगा? अगर आप जूरी को बताएं कि किसी ने आपके खाने पर थूका और हर्पीस दिया, मुझे लगता है वे आघात को समझ पाएंगे। अभी भी मामला साबित करना होगा। नुकसान के पहलू पर मुझे लगता है ये शायद इसका आकलन करना आसान होगा। अब मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर्पीस को छोड़ भी दें। सिर्फ ये आरोप कि किसी ने आपके खाने में थूका है अपने आप में इतना घिनौना है कि उससे नुकसान की भरपाई की मांग की जा सकती है। फिर कह रहा हूं, ये महज आरोप हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से बताता हूं। शिकायत में लिखा है, उद्धरण, वादी जेनिका चर्च को जीवन भर HSV1 के दौरे आते रहेंगे। HSV1 होने के बाद वादी जेनिका चर्च को अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों को वायरस फैलाने का डर और चिंता रही है। वादी जेनिका चर्च लगातार इस डर में रहती हैं कि वो HSV1 अपने पति जैसन डॉलर हाइट को दे देंगी। वादी जेनिका चर्च लगातार इस डर में रहती हैं कि वो HSV1 अपने नाबालिग बच्चों SJMD और GAMGAMD को दे देंगी। वादी जेनिका चर्च लगातार इस डर में रहती हैं कि वो HSV1 अपने अन्य परिवार के सदस्यों और दोस्तों को दे देंगी। ये डर और चिंता वादी जेनिका चर्च की जिंदगी पर हावी हो गई है। इस डर और चिंता के कारण वादी जेनिका चर्च अपने प्रियजनों के साथ शारीरिक संपर्क से बचती हैं, जिसमें अपने बच्चों को चूमना और गले लगाना भी शामिल है। डर और चिंता के कारण वादी जेनिका चर्च अपने पति से भी अंतरंगता से बचती हैं। इस डर और चिंता ने वादी जेनिका चर्च के जीवन की गुणवत्ता और सामान्य पारिवारिक संबंधों का आनंद लेने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस डर और चिंता के कारण वादी जेनिका चर्च को गंभीर मानसिक तनाव और पीड़ा हुई है। वादी जेनिका चर्च को HSV एक संक्रमण के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपटने के लिए चिकित्सकीय उपचार, परामर्श और थेरेपी की आवश्यकता हुई है और आगे भी होगी। और शिकायत में स्टीफन द्वारा झेली गई कथित हानि भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। लेकिन इसके बाद इस शिकायत में दावा किया गया है कि पैट्रिशिया ने कंपनियों से संपर्क किया, यानी यहां के प्रतिवादियों से, और एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम निगरानी फुटेज की समीक्षा करेंगे। लेकिन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उस प्रतिनिधि ने कभी ऐसा नहीं किया और पैट्रिशिया को जवाब भी नहीं दिया। जाहिर तौर पर कम से कम इस शिकायत के अनुसार बाद में एक बार फिर संपर्क किया गया था। प्रतिनिधि पर आरोप है कि उसने पैट्रिशिया से झूठ कहा कि उसने वीडियो देखा है और खाना सुरक्षित व बिना मिलावट बताया। शिकायत में कहा गया है कि यह जिम्मेदारी से बचने और परिवार को मामला आगे न बढ़ाने के लिए किया गया। और इसके अलावा यह भी आरोप है कि प्रतिनिधियों ने वादी के घर कई बार फोन किया और मामले को आगे न बढ़ाने के लिए सीमित पैसे की पेशकश की,
जैसे कि मुफ्त सैंडविच और $5। ये कथित रूप से लापरवाही और जानबूझकर किया गया उत्पीड़न है। अब सवाल है, आप उस बातचीत की सामग्री कैसे साबित करेंगे? ये रिकॉर्ड की गई बातचीत नहीं होगी जब तक कि मुझे नहीं पता, शायद वो रिकॉर्डेड लाइन पर थी। आप जानते हैं, जब आप किसी को कॉल करते हैं, वे किसी व्यवसाय को कॉल करते हैं, तो कहते हैं कि यह रिकॉर्डेड लाइन पर है। शायद यह निश्चित नहीं है कि क्या किसी ईमेल में कुछ दर्ज किया गया था। लेकिन अगर यह सिर्फ एक फोन कॉल है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो संभवतः उस बातचीत के अलग-अलग विवरण होंगे, है ना? लेकिन फिर से आप नुकसान पर वापस जाते हैं। आप देखते हैं कि नुकसान क्या है। आरोप है कि उन्हें गंभीर मानसिक तनाव, चिंता, पीड़ा, मनोवैज्ञानिक चोट और सहवास की हानि हुई। ये एक दिलचस्प बात है जिसे वहां जोड़ा गया है, जहां आपको किसी नुकसान के कारण रिश्ते के कुछ लाभ खोने पड़ते हैं। मैं इसमें और थोड़ा विस्तार से जाऊंगा। देखिए, कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने का तर्क है कि उन्होंने खाने की जांच नहीं की, उन्होंने पृष्ठभूमि की ठीक से जांच नहीं की और पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया, और हेंड्रिक्स को अनुशासित या नौकरी से नहीं निकाला, कि उन्होंने ऐसी कोई नीति या प्रक्रिया नहीं बनाई जिससे इस तरह की घटना, संदूषण या कथित संदूषण को रोका जा सके। और यही कमियां थीं जिनकी वजह से ये सब हुआ। अब हाँ, कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर ग्राहक के खाने को दूषित करता है, तो यह कंपनी को निश्चित रूप से मुश्किल स्थिति में डाल देता है। इसका प्रतिवाद यह हो सकता है, देखिए, हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, हमने सब कुछ सही किया, हमने हर प्रक्रिया का पालन किया, हमें कोई वजह नहीं थी ये मानने की कि वो कभी ऐसा कुछ करेगी। फिर से मान लेते हैं कि आरोप सही हैं, और मैं सोच सकता हूं कि यह भी तर्क दिया जा सकता है कि उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। आप इसे साबित नहीं कर सकते। शिकायत में लिखा है कि जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रतिवादी हेंड्रिक्स ने आर्बीज रेस्टोरेंट में अन्य मेहमानों के खाने को लापरवाही या जानबूझकर दूषित किया। जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रतिवादी हेंड्रिक्स ने ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने को दूषित करने की एक आदत या प्रथा अपनाई है। जानकारी के अनुसार संस्था को हेंड्रिक्स की खाने को दूषित करने की प्रवृत्ति पता थी या पता होनी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाए। और इसमें यह हिस्सा भी है। उद्धरण: प्रतिवादी हेंड्रिक्स के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करना उनके व्यवहार की जानबूझकर और आपराधिक प्रकृति की पुष्टि करता है। तो देखिए, एक आपराधिक मामले का परिणाम जरूरी नहीं कि सिविल मामले पर सीधा असर डाले। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति का फैसला आए और सिविल मामले में कुछ हद तक जिम्मेदारी तय हो जाए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों में प्रमाण का मानक अलग होता है ना? सिविल मामले में प्रमाण का मानक कम होता है, इसमें संदेह से परे की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर इसमें सबूतों का पल्लड़ा भारी देखा जाता है, मतलब किसी घटना की संभावना ज्यादा होती है। ट्रायल में दोष सिद्धि या बरी होना डिफेंस वकील की रणनीति तय करता है, लेकिन एक और पहलू भी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। तो वे किस लिए मुकदमा कर रहे हैं? चलिए आरोपों और कारणों पर बात करते हैं। पहला आरोप, बैटरी। तो ये जेनिका चर्च और स्टीफन डॉलरहाइट बनाम अमांडा हेंड्रिक्स का मामला है। तो यह तर्क ये है कि हेंड्रिक्स ने जानबूझकर इनके खाने में थूककर इन लोगों के साथ हानिकारक या आपत्तिजनक संपर्क किया। यही आरोप है। आपको हर्पीस के बारे में पता था, उन्हें इसकी जानकारी या सहमति नहीं थी। उन्हें चोट, भावनात्मक पीड़ा, डर और लक्षणों के प्रकोप झेलने पड़े। और व्यक्तिगत चोट के मामलों में कारण संबंध का तत्व भी होता है कि कथित हानिकारक या आपत्तिजनक शारीरिक संपर्क के परिणाम स्वरूप जेनिका और स्टीफन को चोट या नुकसान हुआ है। दूसरा आरोप, जानबूझकर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाना। फिर से ये जेनिका चर्च और स्टीफन डॉलरहाइट बनाम अमांडा हेंड्रिक्स का मामला है। यह तर्क यह है कि हेंड्रिक्स ने जो कथित रूप से किया वह अत्यंत और घोर निंदनीय था, जो शालीनता की सारी सीमाएं लांघ देता है। वैसे आप यही रुक जाएं। अगर यह आरोप सही है तो किसी के खाने में थूकना, उन्हें हर्पीज देना, मुझे लगता है कि यह उसी श्रेणी में आएगा। और याद रखिए, एक शिकायत में आपको सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस यह बताना होता है कि आपके आरोप उन बिंदुओं का समर्थन करते हैं। मैं कहूंगा कि किसी पर आपके खाने में हर्पीस के साथ थूकने और आपको संक्रमित करने का आरोप अत्यधिक, अपमानजनक और जानबूझकर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने जैसा है। अत्यधिक भावनात्मक पीड़ा में डर, बीमारी फैलाने की चिंता, मानसिक कष्ट, सदमा, अपमान और मनोवैज्ञानिक पीड़ा शामिल है। मैं फिर से यही कहूंगा, जब मैं किसी मुकदमे में ये आरोप जोड़ा हुआ देखता हूं तो कभी-कभी मुझे संदेह होता है, जैसे कि ये साबित करना मुश्किल हो सकता है कि भले ही आप मान लें कि सब कुछ सच है जो वादी दावा कर रहा है, और जो उनके साथ हुआ, क्या वह सच में जानबूझकर किया गया था? क्या वह वाकई भावनात्मक पीड़ा है? मैं फिर उसी बिंदु पर आता हूं। अगर ये सब सच है,
तो ये जानना कि किसी ने आपके खाने में थूका और आपको हर्पीस दे दिया जब आप इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो इसने आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। फिर से, मुझे पता है कि यह एक आरोप है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ऐसा दावा निश्चित रूप से समझ में आता है और इसे आगे बढ़ने की अनुमति भी मिल सकती है। तीसरा आरोप है लापरवाही। यह फिर जेनिका चर्च और स्टीफन डॉलरहाइट बनाम अमांडा हेंड्रिक्स केस है। लापरवाही के 4 तत्व हैं: कर्तव्य, उल्लंघन, कारण संबंध, हानि। यह तर्क है कि हेंड्रिक्स एक कर्मचारी के रूप में उनके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। भोजन तैयार करते समय उचित देखभाल बरतने का कर्तव्य था, जिसे उन्होंने कथित रूप से तोड़ा। वो ऐसा करने में असफल रहीं। उनके कथित कृत्य से उन्हें नुकसान हुआ और हमने इस पर चर्चा की कि वह हानि क्या है या उस हानि के बारे में क्या तर्क दिया गया है। चौथा आरोप, कानूनन स्वतः मानी जाने वाली लापरवाही। तो फिर से, जेनिका चर्च, स्टीफन डॉलरहाइट बनाम हेंड्रिक्स थोड़ा अलग है। ये लगभग अपने आप लापरवाही मानी जाती है। तर्क ये होगा कि कथित रूप से आपराधिक उल्लंघन, यानी ये आरोप कि उसने एक आपराधिक कानून का उल्लंघन किया, इसका मतलब है कि हेंड्रिक्स को स्वतः लापरवाह माना जाता है। आपको अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने वाला अपने आप माना जाता है। ये कानून की नजर में लापरवाही है। पांचवां आरोप, उत्पाद दायित्व, सख्त दायित्व। जेनिका चर्च बनाम सभी कॉरपोरेट संस्थाएं। तो यहां तर्क ये है कि उस संस्था ने खाद्य उत्पाद, सैंडविच बेचे और ये उत्पाद दोषपूर्ण थे क्योंकि ये दूषित थे, ऐसे उत्पाद जो संस्था के नियंत्रण में थे। ये एक दिलचस्प दावा है और इसका मतलब है कि सख्त जिम्मेदारी में आप अपने आप जिम्मेदार होते हैं अगर उत्पाद में कोई समस्या है। हम हमेशा इसके बारे में तब सोचते हैं जब किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन से कोई दोषपूर्ण उत्पाद निकलता है। और हाँ, ये वही मामले हैं जहां कुछ दूषित हो जाता है, चाहे वो जानबूझकर हो या लापरवाही से, जो भी हो। मेरा मतलब है, कंपनी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन यहां भी आप लगभग उसी चीज से निपट रहे हैं, है ना? आप कथित दूषण की असेंबली लाइन से निपट रहे हैं। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया है और आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया। यही आरोप है। छठा आरोप, लापरवाही से भावनात्मक कष्ट पहुंचाना। यह स्टीफन डॉलरहाइट बनाम सभी प्रतिवादियों के खिलाफ है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, यह तर्क यह है कि प्रतिवादियों की यह जिम्मेदारी थी कि वे स्टीफन डॉलरहाइट जैसे ग्राहक को खाने के लिए सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएं, लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी का उल्लंघन किया, जिससे भावनात्मक तनाव हुआ। सातवां आरोप, लापरवाही से भावनात्मक कष्ट पहुंचाना। पैट्रिशिया डॉलरहाइट बनाम सभी प्रतिवादी। वही बात है। आठवां आरोप, रिस्पोंडियाट सुपीरियर, परोक्ष उत्तरदायित्व। ये सभी वादी बनाम सभी कॉरपोरेट प्रतिवादी से जुड़ा है। मैं इस पर बात करना चाहता हूं। पहले भी जिक्र किया था। ये बड़े मुकदमों का अहम हिस्सा है। कर्मचारी की कार्रवाई को नियोक्ता पर आरोपित किया जा सकता है। यह तर्क है कि आर्बीज ने हेंड्रिक्स को नियुक्त किया था और उन पर उसने अपनी नौकरी के दायरे में रहते हुए अनुचित शारीरिक संपर्क किया, जानबूझकर भावनात्मक कष्ट पहुंचाया और लापरवाही बरती। यही मुख्य बात है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कंपनी के लिए काम करता है और फिर काम के बाद बार में जाकर किसी को मार देता है। उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वे अपना काम नहीं कर रहे थे। वे अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यह घटना परिसर के बाहर हुई। यहां ऐसा नहीं हुआ है। यह आरोप बहुत अलग है कि उस पर आरोप है कि उसने इस स्थान पर, इस व्यवसाय में काम के घंटों के दौरान खाने को दूषित किया। तो ये संस्थाएं संभावित रूप से अपनी कर्मचारी, अपनी एजेंट हेंड्रिक्स के कथित कृत्यों के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। गिनती 9, लापरवाही से भर्ती, कर्मचारियों को बनाए रखना, निगरानी और प्रशिक्षण। सभी वादी सभी कॉरपोरेट प्रतिवादियों के खिलाफ। पहले इस पर थोड़ा चर्चा की थी। संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे अपने स्टाफ को भोजन तैयार करने और स्वच्छता में ठीक से भर्ती करें, बनाए रखें, निगरानी करें और प्रशिक्षण दें ताकि भोजन में मिलावट को रोका जा सके। दलील यह है कि उन्होंने हेंड्रिक्स की ठीक से जांच नहीं की। उन्होंने उसे उचित सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं दिया। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए नीतियों को ठीक से लागू नहीं किया। उन्होंने उसकी निगरानी नहीं की। उन्होंने उस पर नजर नहीं रखी। गिनती 10, लापरवाही, सभी वादी बनाम सभी कॉरपोरेट प्रतिवादी। हम इसके बारे में पहले भी थोड़ा बात कर चुके हैं। गिनती 11, सहचर्य की हानि। ठीक है, जैसन डॉलर ही बनाम सभी प्रतिवादी। तो दलील यह है कि जैसन और जेनिका शादीशुदा है। हालांकि क्योंकि जेनिका ने कथित तौर पर हर्पीस से संक्रमित हुई, उसने भावनात्मक और मानसिक रूप से कष्ट झेला है और इसका उनके रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ा है। उसे अपनी पत्नी से साथ, संगत, स्नेह, आराम, सहायता, शारीरिक निकटता
सब कुछ खोना पड़ा है। यानी उसने शादी के सारे लाभ खो दिए हैं। गिनती 12। फिर से सहचर्य की हानि। ये बच्चों में से एक है, एसजेएमडी, सभी प्रतिवादियों के खिलाफ। तो ये जेसन और जेनिका का बच्चा है। फिर से मां की संगति, समाज, आराम, स्नेह की हानि का दावा किया गया कि जेनिका ने शारीरिक देखभाल से दूरी बना ली है। हर्पीस के कारण वो बच्चे से नहीं मिलती, संक्रमण नहीं फैलाना चाहती। अली गिनती 13 है, दूसरे बच्चे के लिए सहचर्य की हानि। गिनती 14, वैवाहिक सहचर्य की हानि। यह सभी प्रतिवादियों पर पैट्रिशिया डॉलर हाइट द्वारा है, क्योंकि वह स्टीफन की पत्नी हैं। परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी यही बात है। आखिरी में दंडात्मक हर्जाना सभी प्रतिवादियों के खिलाफ सभी वादियों को है। दंडात्मक हर्जाना तब दिया जाता है जब प्रतिवादी का व्यवहार बहुत खराब, जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण हो, जिससे इसे उचित ठहराया जा सके। यह सिर्फ थूकने की बात नहीं है, यह इसे रोकने में विफल रहने और फिर इतने छोटे प्रस्ताव से आरोप दबाने की कोशिश का मामला है। फिर देखें, हेंड्रिक्स पर अत्यंत घिनौने और आपत्तिजनक कथित व्यवहार का आरोप है। वैसे दंडात्मक हर्जाना, जो पारंपरिक मामलों में आप जानते हैं काफी महंगा हो सकता है, वो वास्तव में बहुत ही बुरा, घिनौना व्यवहार होने पर ही दिया जाता है। वे लोग मुआवजे के लिए भी दावा कर रहे हैं। ये हर्जाने आपको हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हैं और ये आर्थिक नुकसान के लिए होते हैं, जैसे कि मेडिकल खर्च, और गैर आर्थिक नुकसान के लिए, जैसे शारीरिक दर्द और पीड़ा, मानसिक कष्ट और साथी के साथ संबंधों की हानि, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और वे लोग जूरी ट्रायल की भी मांग कर रहे हैं। 2 न्यूज। ओक्लाहोमा के मुताबिक चर्च ने कहा, जेनिका, अगर मैं बाहर खाने जाऊं और किसी के चेहरे पर कुछ बड़ा दिखे, तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खाना परोसे। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि अब हमारी जिंदगी कितनी अलग हो गई है। परिवार के वकील विल ब्लॉकर ने कहा, उन्होंने इसे दुकान से बाहर जाने दिया और अब मेरे मुवक्किल को संक्रामक बीमारी हो गई है। यह संस्कृति ओक्लाहोमा के ब्रोकन बो में अरबीज से ज्यादा गहरी होनी चाहिए। शायद ये फ्लिन रेस्टोरेंट ग्रुप और उसके स्वामित्व वाले सभी 300 स्टोर्स तक फैली हुई है। मुझे नहीं पता, लेकिन हम पता लगाएंगे। जब मैं ये सुनता हूं तो सोचता हूं, क्या ये एक क्लास एक्शन है? क्या आपके पास और भी ऐसे वादी होंगे जिन्होंने ऐसा ही कुछ अनुभव किया है? मुझे नहीं पता, शायद, शायद नहीं। लेकिन जाहिर है, इस आउटलेट ने अरबीज से टिप्पणी के लिए संपर्क किया था। इस रिकॉर्डिंग के समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। वाकई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। तो फिलहाल साइड बार पर आपके लिए बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें और मेरा न्यूज नेशन शो जैसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11:00 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार।